लास्ट जो हमने डिस्कस किया था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या है। इन्वेंट्री की बात कर रहे थे, इन्वेंट्री की मेजरमेंट हमने सीखी थी। हमने देखा था उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पे हम उसे क्या कर रहे होते हैं, रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें इन्वेंट्री को कॉस्ट कैलकुलेट करने के दो और मेथड होते हैं। एक होता है फाइफो मेथड और दूसरा कौन सा होता है, वेटेड एवरेज मेथड होता है। इसके साथ हम क्या करते हैं, अपनी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फाइफो मेथड क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आपने गुड्स खरीदी थी वो सबसे पहले बिकेंगी, जो सबसे रीसेंट आपने परचेज़ की होगी वो आपके किस में पड़ी होगी, क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी होगी। इसके हमने रेगुलर क्लासेस में वो भी डिस्कस आउट किए थे। हमने प्रॉपर स्टॉक इन्वेंट्री कार्ड बनाना सीखा था और हमने सारी चीज़ डिस्कस की थी। वहाँ पे हमने चीज़ को लिखा था कि फाइफो मेथड में जो सबसे लास्ट पे इन्वेंट्री ख़रीदी होती है आपने, वही क्या होता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक होता है। ये हम वहाँ पे डिस्कस आउट करके आए थे कि फाइफो मेथड में जो सबसे लेटेस्ट, जो सबसे एंड पे आपने ख़रीदी है वही आपका क्या है, आपका क्लोजिंग स्टॉक है। और हमारा जो है था वेटेड एवरेज मेथड, उसमें हम क्या करते थे, टोटल कॉस्ट जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस डिवाइड करते थे हम टोटल यूनिट्स के ऊपर। तो मेरे पास क्या आती थी, एवरेज इन्वेंट्री आती थी, जिसके ऊपर हम क्या करते थे, अपना क्लोजिंग वैल्यू जो है वो रिकॉर्ड करते थे। अब हमने ये भी देखा हुआ है कि हमारा इन्वेंट्री का प्रॉफिट के ऊपर क्या होता है, इम्पैक्ट होता है। अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री कम होगी, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या होगा, कम होगा। सो इसीलिए अगर हम फाइफो बेसिस में हैं, उसके साथ हम कन्वर्ट होते हुए एफको बेसिस के ऊपर आ जाएं, तो अगर मेरी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अगर इन्वेंट्री की वैल्यू मेरी कम हो रही है तो मेरा प्रॉफिट भी क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा। जैसे ये एक सवाल था जो हमने डिस्कस आउट किया था कि उसने हमें डाटा गिवन किया था सेल्स का, परचेजेस का। हमने क्या करना था, हमने फाइफो मेथड के तहत और वेटेड एवरेज मेथड के तहत से क्या करनी थी, स्टॉक लेजर कार्ड जो है वो बनाना था। आई गेस हमने ये काफ़ी डिटेल में रेगुलर क्लास में इसको सीखा था बनाना, कि हमारा स्टॉक लेजर कार्ड किस तरह बनता है। हमारे 3 कॉलम आ जाते हैं, एक होता है रिसीव का, एक होता है इशूड का और तीसरा कौन सा होता है, बैलेंस का। अगर हम फाइफो मेथड के मुताबिक देखें और परपेचुअल इन्वेंट्री देखें, हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के। एक होता है पीरियोडिक मेथड और दूसरा होता है हमारा परपेचुअल मेथड होता है। जो हमारा परपेचुअल सिस्टम है उसमें हर एक परचेज़, हर एक सेल्स के साथ हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको अपग्रेड कर रहे होते हैं। कोई गुड्स बेचेंगे हम उसको अपग्रेड करेंगे, कोई गुड्स सेल करेंगे उसको हम क्या करेंगे, अपग्रेड कर रहे होंगे। तो बैलेंस मेरा हर एक ट्रांजैक्शन साथ क्या होगा, चेंज हो रहा होगा। लेकिन पीरियोडिक मेथड में ऐसे नहीं होता। पीरियोडिक मेथड में जो ईयर एंड के ऊपर या मंथ एंड के ऊपर बच जाता है, हम क्या करते हैं, हम उसको ही जाके एडजस्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें सिंपल सा था कि अगर आपने कोई सेल्स की हैं तो जो आपके पास ओल्ड रेट पड़ा होगा आप क्या करेंगे, आप उसके मुताबिक ही सेल्स अपनी रिकॉर्ड करेंगे। आपने परचेजेस की हैं, जिस जिस रेट पे परचेजेस करेंगे सारे रेट जो हैं आप पे क्या होते जाएंगे, रिफ्लेक्ट होते जाएंगे। और जो लेटेस्ट होगा आपके पास, आपने जिसके ऊपर परचेज़ की होगी वही क्या होगी, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री में शो हो रहा होगा। तो ये मेरे पास क्या था, फाइफो मेथड था। जब आप इसका स्टॉक कार्ड बनाते हैं तो जो आपने टोटल रिसीव्स की होती हैं आपकी परचेजेस का कॉलम आ जाता है। जो आपने इश्यूज या सोल्ड की होती हैं वो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स का कॉलम आ जाता है। और यहाँ पे आपके पास क्या होता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री का कॉलम जो है वो आ रहा होता है। ये हमने स्टॉक कार्ड अच्छी तरह से डिटेल में इनको ड्रॉ करना सीखा हुआ, लेकिन इसमें से हमें पता है MCQs तो ऐसा नहीं आते। स्टॉक कार्ड के MCQs नहीं आते। MCQs आते क्या हैं, कह देगा कि आपका ये पहले क्लोजिंग स्टॉक जो है इन्वेंट्री मेथड के ऊपर ये था एवरेज वाली, अब फाइफो पे ये हो गया है, बताएं प्रॉफिट पे इम्पैक्ट क्या होगा। तो उसके लिए मैंने आपको रिलेशन लिखवाया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है, ओपनिंग स्टॉक का क्या रिलेशन है, उसके मुताबिक हम क्या कर रहे होते हैं, इनको सॉल्व कर रहे होते हैं। फिर अगर हम पीरियोडिक मेथड से देखें
तो पीरियोडिक मेथड से किस तरह होता है कि हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री होगी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि परपेचुअल मेथड में तो हम प्रॉपर स्टॉक रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन पीरियोडिक मेथड में क्या होगा कि हमें सिर्फ देखना है कि ईयर एंड पे कितनी एडजस्टमेंट हमारी होने वाली है। तो उसमें हम बनाते हैं यूनिट्स। मेरे पास ओपनिंग कितनी इन्वेंट्री पड़ी थी यूनिट्स में, मैंने कितनी इन्वेंट्री परचेज़ की, मैंने कितनी इन्वेंट्री सोल्ड की, मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है इन हैंड। फिर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री इन हैंड होगी उसको लेटेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो अंडर FIFO मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो क्या होगी, आ रही होगी। लेटेस्ट परचेज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास क्लोजिंग वैल्यू आ रही होगी। डन। उसके बाद हमने सेकंड देखा था दैट वाज वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड में हमने क्या देखा था कि आपने एवरेज रेट निकालना है, आपने जो परचेज करना है टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट्स पर डिवाइड करना है। क्या करना है, टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट्स पर डिवाइड करना है। अब हमें MCQs में कैसे चलेगा पता, MCQs में आपने क्या करना है, आपने इसको चीज़ को लिख लीजिएगा, शॉर्टकट है। MCQs बहुत बड़ा आएगा आपको, आपने देखना है अगर MCQs में मेथड आपका वेटेड एवरेज मेथड है, आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू प्लस परचेजेस की वैल्यू क्या लेनी है, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू प्लस परचेजेस की वैल्यू, इसको डिवाइड करना है ओपनिंग यूनिट प्लस परचेजेस यूनिट से, तो आपके पास क्या होगी, आपके पास एवरेज इन्वेंट्री रेट जो है वो आ रहा होगा। क्या होगा, एवरेज इन्वेंट्री रेट आ जाएगा। और ये हम बात कर रहे हैं किसकी, पीरियोडिक मेथड की बात कर रहे हैं। परपेचुअल में तो हम हर ट्रांजैक्शन के साथ अपडेट करते जा रहे हैं, पीरियोडिक में क्या करेंगे, तो पीरियोडिक मेथड में अगर आपने इसे कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना होगा, पीरियोडिक मेथड में आप लेंगे ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स परचेज, आपके पास आ जाएगी एवरेज वैल्यू। आप इस एवरेज वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द क्लोजिंग रेट, कि आपका क्लोजिंग रेट जो है इतना बनता है। ये है आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड में। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड में आपने सिंपली क्या करना है, पूरा सवाल पढ़ो, आपने बस ओपनिंग कॉस्ट प्लस परचेजेस डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स प्लस यूनिट्स परचेज, आपके पास क्या होगी, एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू जो है वो आ रही होगी। डन हो गया। और अगर आप देखें प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट FIFO बेसिस में और वेटेड एवरेज बेसिस में, बेशक आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, बेशक आपका पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है, FIFO बेसिस में आपका प्रॉफिट सेम रहता है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी क्या रहती है, सेम रहती है, बिकॉज आपने लेटेस्ट अमाउंट के ऊपर क्या करनी है, अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स रिकॉर्ड करनी है। तो FIFO बेसिस के ऊपर आपका परपेचुअल मेथड हो चाहे पीरियोडिक मेथड हो, आपका जो प्रॉफिट है वो क्या रहता है, सेम रहता है, उसमें चेंजेस नहीं आती। लेकिन अगर आपके पास वेटेड एवरेज मेथड है तो परपेचुअल पे आपका अकाउंट प्रॉफिट चेंज होगा और पीरियोडिक पे आपका प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, चेंज आएगा। इनका प्रॉफिट आपस में मैच नहीं कर रहा होता। डन। उसके बाद हमारे पास एंड पे आता है दैट वाज रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर, कि हमने जो इन्वेंट्री बेची जाती हैं वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पार्ट बनती हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट करते हैं। बिकॉज जब सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लेस कर रहे होते हैं तो बेसिकली वो मेरा क्या होता है, एक्सपेंस ही होता है। उसके अलावा जो इन्वेंट्री की वैल्यू में कमी आती है इसको कहते हैं राइट डाउन करना, NRV लॉस, ये भी एक्सपेंस आउट होता है। और अगर NRV बढ़ गई है तो इसको हम रिवर्सल ऑफ NRV भी कह रहे होते हैं, हम अपने इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा रहे होते हैं। फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट देखें, बिकॉज आपके सिलेबस में डिस्क्लोजर का पार्ट तो है। आप बताते हैं लिख के कि आपकी पॉलिसीज़ क्या थी, इन्वेंट्री मेजर कैसे हुई है, कैरिंग वैल्यू क्या है, कितनी अमाउंट आपने एज एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज की है, कितनी आपने राइट डाउन की है, ये सारा कुछ आपने क्या करवाना होता है, लिख के बताना होता है। तो ये आपके पास एक बेसिक चैप्टर था जिसमें से आपको MCQs तो लाजमी आने। और अगर आपने देखा होगा फाइनल अकाउंट को सवाल करते हुए तो उसमें इसकी एडजस्टमेंट बहुत कम होती है।
आपको ट्रायल बैलेंस में जो इन्वेंट्री का बैलेंस गिवन होगा वो क्या होगा, आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। जो आपको उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन किया होगा वो आपके पास क्या होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। मैक्सिमम क्या कर सकता है, वो कह सकता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है, इसकी एनआरवी ये है, तो आप उसका एनआरवी लॉस निकालेंगे, वो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो फिर अगर एनआरवी पे निकाली है तो एनआरवी की वैल्यू कहाँ जाएगी, आपकी बैलेंस शीट में जा रही होगी। तो ये हम देख के भी आ चुके हुए हैं और ये आसान भी है। उसके बाद इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं, एक होता है पीरियोडिक, दूसरा होता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब है कि आप हर एक परचेज के साथ, हर एक सेल्स के साथ अपना इन्वेंट्री सिस्टम क्या कर रहे हैं, आप उसको अपग्रेड कर रहे हैं। आपने परचेज़ की, सिस्टम अपग्रेड कर दिया, आपने सेल्स की, आपने सिस्टम कर दिया, अपग्रेड कर दिया। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम क्या होता है कि भाई आपने एक लेजर अकाउंट बना दिया, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, अब जो एंड पे बचेगा हम जाके उसको देखा जाएंगे, हम उसको हर एक ट्रांजैक्शन के साथ कभी भी चेंज नहीं कर रहे होते। इसे हम कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। इन दोनों में डिफरेंस है, ज़रा इसको जल्दी से रीड करें फिर मैं आगे चलता हूँ कि व्हाट इज़ पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम एंड व्हाट इज़ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इसको एक दफ़ा देख लें फिर हम जल्दी से आगे चलते हैं। हाँ भाई क्लियर है। तो ये चीज़ है आपने याद रखना है कि परपेचुअल और पीरियोडिक में डिफरेंस होता क्या है, इसका पता होना चाहिए। फिर ये डिफरेंस का जब हम देखते हैं, जब हम इन्वेंट्री रिकॉर्ड करते हैं, तो इन्वेंट्री अकाउंट जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं या जब हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंट करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है, सॉरी थेफ्ट ऑफ इन्वेंट्री, आपने इनकरेक्ट पोस्टिंग कर दी है,
आपने डेबिट करना था, आपने क्रेडिट कर दी है। आपने वैल्यूज़ जो हैं गलत लिख दी हैं। आपने कोई रिसीट हुई है उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन हो गई है। कोई सेल्स हुई है उसको रिकॉर्ड नहीं किया, ओमिशन हो गई है। तो डैट कुड बी द पॉसिबल रीजंस कि आपकी क्या हो सकती है, फिजिकल इन्वेंट्री अकाउंट और जो आप लेजर अकाउंट बना है वह बैलेंस नहीं हो सकता। उसके बाद इसकी जर्नल एंट्रीज़ हैं, आपके साथ शेयर भी होंगी बुक में। इनको एक दफ़ा आप लोग एक दफ़ा बुक में देख लें, फिर हम आगे चलते हैं, बिकॉज हम इनकी बहुत तफसील में डिस्कस अपने रेगुलर लेक्चर्स में करके आ चुके हुए हैं। इनको देख लें फिर आप आगे चलें। शाबाश। कल आप लोगों का मॉक है, लास्ट में देना है आप लोगों ने, लास्ट में। और मंडे को आपकी मौत है, वो भी लास्ट में देनी है आपने। मंडे को किसका पेपर है? मंडे का पेपर किस किस के? कौन से? या ट्यूसडे को? आई टू बी का कब है? आई टी का कब है? 23 ट्यूसडे को। 22-23 बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आई टी सबसे बेस्ट है। चलो फिर मिलेंगे अगली दफ़ा। तेरा कब है डे? है मैं फैक्ट बता रहा हूँ, अगली दफ़ा जरिए बैठा होगा ये। है चलो जल्दी जल्दी पेपर देखें, फिर हमने लॉन्ग बैच में बैठना है। क्यों? बेटा ये जो है ना, जो इनके माइंड में आराम आराम से करेंगे उनका कभी भी नहीं होता। चलो हम भी इधर है, तुम भी इधर हो, तुम इधर रहोगे, हम तो चले जाएंगे यहाँ से। इनको एड्रेस को देखे फिर आगे चलते हैं। फैक्ट बताता हूँ, बाकी टीचर आपको कहानियाँ कराते हैं। भाई मैं फैक्ट बताता हूँ ना, वो काम करते हैं पीआरसी वाला। जब आप फ्रंट ऑफिस में आते हैं, ऑडी मिलेगी, मेहरान क्या मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। मैं कहता तुम्हें साइकिल मिलेगी भाई, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। कहते हैं ना, बिटर ट्रूथ इज बेटर देन स्वीट लाई, वही साहब है। सर फिर दर्द हो रहा है।
कल आप लोगों ने मॉक लाजमी देना, लाजमी, और उसको इसी तरीके से करके देना जो आपको समझाया होगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट का जब सवाल करने जाएंगे तो आपकी ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आप उसको टैली करने बैठे होंगे। आपको जो बताया सवाल पढ़ते जाएं, जो जो वैल्यूज़ आपकी जहाँ जहाँ प्लेस होते हैं उसको लिखते जाएं, ये चीज़ आपने करनी है। और आई कैप में भी आपने यही करना है, क्योंकि फाइनल अकाउंट का सवाल 20 नंबर का है तो 15 नंबर तो आपके फेस पे लिखे हुए हैं, जो उन एडजस्टमेंट्स के बगैर ही आ जाते हैं। जो उसने ट्रायल बैलेंस दी है, वो जो उसने 3-4 एडजस्टमेंट दी होंगी, उसके बगैर ही आपके 12-13 नंबर तो सवाल में गिवन है। आपको अगर 12-13 नंबर आकर आ गए हैं, पेपर पास हो जाएगा। और पेपर आपने पास करवाना है एक वहाँ से और एक पहले 6 चैप्टर्स में से। पहले 6 चैप्टर्स में से भी नहीं, पहले 4 चैप्टर में से आप 40 नंबर का पेपर कर रहे हैं। वो बच्चा लेता बड़ा आसान है और लेता बड़ा फॉर ग्रांटेड है, लेकिन 40 नंबर आपको उसमें से मिलने हैं। ख़ास तौर पर वो है थ्योरेटिकल बेस भी आता है, ज़्यादातर उसमें सवाल आते हैं कि प्रॉफिट के एडजस्टमेंट्स क्या है। ऐसे ही है कि अगर आपने कोई क्रूबल रिकॉर्ड नहीं किया और कर लिया है, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कम हो गया, प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट के हिसाब से उसके सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। और ये एमसीक्यूज़ आपके चैप्टर नंबर 3 में 51 से लेके 100 तक यही है। आपको फिर की बताता हूँ, 51 से लेके 100 वाले एमसीक्यूज़ सारे करके जाइएगा, सारे। पहले 50 बहुत आसान है, वो करने में बड़ा मज़ा आता है, ITA आ गई, ITA आ गई। अगले 50 में क्या होता है, अब ITA क्यों आई है? वो अगले हर चैप्टर के 51 से लेके 100 तक आपने उनको करके जाना है। आई कैप उन्हीं में से पूछेगा, वैल्यूज़ थोड़ी बहुत चेंज हो सकती हैं बट चीज़ें वही हैं। कंसेप्चुअली आपके एमसीक्यूज़ सारा कुछ उसी तरह से उसने आना है, ठीक है। और अगर आपने जो घोटा मार के आना है ना, तो मारो BRS का। हो गई है, अब समझ आ गई है, पहले क्यों नहीं आई थी?